Hello friends, this is me Priya and welcome to the daily news analysis. So let's start with the news articles. ठीक है, अर्कादेव आपने बोला था स्टैटिक इंक्लूड करने के लिए, तो आई हैड ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट एज मच स्टैटिक एज आई कैन. ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ओके, सो रेस्ट ऑफ द थिंग है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप स्टैटिक देख सकते हो वो मैंने लीव ऑन कर दी है, वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप देख लीजिएगा. ठीक है, बाकी स्टैटिक्स इसमें इंक्लूड कर दिया गया. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट. अब होता क्या है, किसी भी वाइल्ड अगर एनिमल की हम पॉपुलेशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो अगर खतरे में होता है, एंडेंजर्ड होता है, थ्रेटेंड होता है, तो हम उसको पहले जूलॉजिकल कंडीशन में रखते हैं. क्यों? उसको वाइल्ड में छोड़ेंगे तो हो सकता है बाकी जानवरों के साथ में वो एडजस्ट ना कर पाए. ठीक, बाकी दूसरे जो जानवर हैं, कोई हो सकता है वहाँ पर कोई एलियन स्पीशीज हो, कुछ भी हो, कोई उसको मार दे. तो इसीलिए पहले इसको पर्टिकुलर एक कंडीशन में, जूलॉजिकल प्रिजर्व कंडीशन में रखा जाता है एंड देन इनके बाद इनको वाइल्ड में रिलीज किया जाता है. सबसे पहले जो आपका पार्ट है दैट इज़ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं. सिंगलीला नेशनल पार्क है यहाँ पर. फर्स्ट आपका प्रीलिम्स बूस्टर पॉइंट. दूसरा, ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको पर्टिकुलर रेड पांडास देखने को मिल जाएंगे. एक जू की बात करते हैं जो आपको दार्जिलिंग हिल्स में देखने को मिलता है. इसका मेन काम क्या था कि रेड पांडा की पॉपुलेशन को हम बेसिकली क्या कर सकें, ऑगमेंट कर सकें, बढ़ा सकें. पहली प्रोग्राम की बात करते हैं इंडिया में, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 जो इस तरीके के एनिमल्स थे उनको बेसिक क्या किया गया था, फॉरेस्ट में रिलीज़ किया गया था. ठीक है, ये जो नंबर है रेड पांडा का ये लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है. आप सिंगलीला एंड न्यूरा वैली नेशनल पार्क की बात करिए, दो ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर इस मैमल को वेस्ट बंगाल में क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. इनका नंबर यहीं पर गिरता चला जा रहा है. स्टडीज़ की मानते हैं तो 38 जो आपके हैं सिंगलीला में एंड 32 आपके अभी न्यूरा में देखने को मिल जाएंगे. बसवराज होलेआचे की बात करते हैं, जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ जो रेड पांडा ऑगमेंट एक्शन प्रोग्राम है इसके सेंटर पर भी आपको ये देखने को मिलते हैं. इन्होंने क्या कहा है कि रेड पांडा की बात करते हैं तो इनका कंजर्वेशन जो है, इनकी जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग होती है रेड पांडा की, ये प्रोग्राम का सिर्फ एक पार्ट है. ठीक है, यानी इनको जो ब्रीड कराते हैं हम कंजर्वेशन में रख के, जूलॉजिकल पार्क में रख के, वो सिर्फ एक पार्ट है. दूसरा, हम क्या करते हैं, इन एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इनको क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क से हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं. पद्मजा नायडू पार्क की बात करते हैं, ये 2000 मीटर हाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक, एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है एनिमल्स की कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, यानी वहाँ पर एनिमल्स को लाके ब्रीड कराया जाता है, उनके नंबर्स बनाए जाते हैं. अभी यहाँ पर कुछ हफ्तों पहले 2 कपल ऑफ कप्स की बात करते हैं तो उनका बर्थ देखने को मिला है. एंड रेड पांडास का जो नंबर है दार्जिलिंग जू पे 27 हो चुका है. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. अब कोशिश किया जाएगा इनको ग्रो करके जल्दी से जल्दी इनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाए. 21 की 2 पेयर जो है रेड पांडा का सिंगलीला पार्क से उसको वाइल्ड में छोड़ दिया गया था. 2 मर गए थे बेसिकली. ठीक, 2 एनिमल्स की बात करते हैं वो सर्वाइव करते थे. जो फीमेल्स हैं बेसिकली उनको अक्टूबर में एक तरीके से रिलीज़ किया गया था सिंगलीला में. बेसिकली डॉक्टर जी ने क्या कहा है दैट होल प्रोसेस जितना भी होता है सिलेक्शन का एंड आइडेंटिफाई करने का कि कौन से एनिमल को हम वाइल्ड में छोड़ देते हैं, वो पूरा प्रोसेस बहुत ही रिग्रेस होता है. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी, उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी कैसी है. अब बेसिक हम बात करते हैं रेड पांडा की, तो आपका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए. IUCN की रेड लिस्ट में ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ की रेड लिस्ट होती है उसमें ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है. साय है, सॉलिटरी अकेले है, आर्बोरियल स्पीशीज़ देखने को मिलता है. एंड इकोलॉजिकल चेंज के लिए इंडिकेटर स्पीशीज़ का भी काम करता है. किसकी बात हो रही है, रेड पांडा की. ठीक है, सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया आपको ध्यान में रखना है. नाउ स्टडी फाइंड्स 3 एसिम्प्टोमेटिक मंकी पॉक्स केसेस. हुआ क्या है, मंकी पॉक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से मंकी पॉक्स स्प्रेड कर रहा है. अभी तक जो हम मंकी पॉक्स के केसेस देख रहे थे वो सिम्टोमेटिक था, किसी तरीके का उसमें सिम्टम देखने को मिल रहा था. बट अब रीसेंट जो केसेस आए हैं, स्टडी हुई है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंकी पॉक्स के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं बट उनमें किसी भी तरीके का सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा है. ठीक, कोई भी तरीके का सिम्टम्स अगर आप देखेंगे कुछ हफ्ते पहले या जो आप बॉडी में जब उनकी मंकी पॉक्स वायरस आया होगा उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद भी कोई सिम्टम देखने को नहीं मिला. मंकी पॉक्स क्लोज कॉन्टैक्ट से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एंड जितने भी लोग इन्फेक्टेड होते हैं वो धीरे धीरे सिम्टम्स शो करते हैं. ठीक, तो वो एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान से दूर रह सकते हैं एंड ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं. बट सिम्टम्स ही अगर नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए एक बहुत ही अगर आप देख सकते हैं एक थ्रेट लाइक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है सामने वाले को मंकी पॉक्स है या नहीं. और मंकी पॉक्स अगर होता है तो हम दूर रह के क्या कर सकते हैं, इसके आउटब्रेक को रोक सकते हैं. ठीक, बट अभी जो फिलहाल केसेस देखने को मिले हैं उसमें इस तरीके का कोई भी सिम्टम नहीं है. WHO की बात करते हैं,
एक्सटेंट टू विच एसिम्प्टोमेटिक इन्फॉर्मेशन में अकर इज अननोन। अभी कितने बेसिकली एक्सटेंट तक आपके जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं वो बेसिकली अननोन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक है जुलाई 4 तक 6027 पीपल में 59 कंट्रीज में देखने को मिला था ये, एंड साथ में वो भी केसेस हैं जो आपके अफ्रीका में भी एंडेमिक है। रिसर्चर्स की माने तो 224 क्लिनिकल सैंपल्स किए गए थे जो आपके मंकी पॉक्स की बात करते हैं या गोनोरिया की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की। वहाँ पर मंथ ऑफ मे में मंकी पॉक्स के साथ में स्पेसिफिक आपको पीसीआर देखने को मिला था, ठीक है, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिक एक कॉज है एसिम्प्टोमेटिक मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पर आपको जो दो चीज़ें कवर करनी है स्टैटिक, दैट इज मंकी पॉक्स, ठीक है, कैसी डिजीज़ है, वायरल है, बैक्टीरियल है, ये आपको देखनी है, ठीक, कॉजेज क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं, दूसरा आपका WHO। दोनों बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं इसलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, ये आप करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंशिएंट जॉब ऑन डग इन स्पेन बर्गोस सिटी, ठीक है, स्पेन में ढूंढा गया है तो स्पेन आपके लिए क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पॉइंट हो जाएगा, बर्गोस सिटी में देखा गया। आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने एंशिएंट जॉबोन को देखा है जो अर्लीस्ट ह्यूमन के बारे में बता सकता है कि यूरोप में अर्लीस्ट ह्यूमन किस तरीके के होते थे, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिला 1.4 मिलियन ईयर्स ओल्ड देखने को मिल रहा है, ये ह्यूमन फेस के एवोल्यूशन को बता सकता है, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें हम एंटर करेंगे। फॉसिलाइज जो फ्रेगमेंट देखने को मिला है अपर जॉ का एंड चिक बोन का, ये केव्स में मिला है। कौन से केव्स में, अटापुयोरका माउंटेन्स। नाउ इट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि आपका अटापुयोरका माउंटेन्स कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न स्पेन में देखने को मिल रहा है, ठीक, क्योंकि माउंटेन वैसे तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट से स्टैटिक पार्ट है, बट क्योंकि न्यूज़ में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू और रिसर्च फॉर अबाउट लीस्ट अ ईयर। अब बेसिक यहाँ पर क्या गया, क्योंकि एक का अगर मिल गया है तो हम कोशिश करेंगे कि हमको और भी जॉबॉन्स मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिल जाए, इसीलिए अब यहाँ पर जो पूरी की पूरी एक्सकवेशन है वो किया जाएगा। वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट वो आपने देख लिया। दूसरा जो आपका है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो आपको पढ़ना है। स्पेन आपका कवर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हो गया, ये माउंटेन के बारे में आपका हो गया, ठीक। नाउ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टर्म अगेन विदाउट पैनल आस्किंग फॉर इट। यूनियन कॉर्पोरेट अभी जो पैनल एक बनाया गया था, ठीक है, एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम है जस्टिस रोहिणी कमीशन, जो क्या कर रहा था, आपके ओबीसीज के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक अगर आप कह सकते हैं एक्टिविटीज हैं, जो भी रिसर्च उसको परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, अपने रिपोर्ट ऊपर तैयार कर रहा था, बिना मांगे हुए इस पैनल के द्वारा आपके गवर्नमेंट ने इनका जो टर्म है उसको बढ़ा दिया गया, ठीक। बहुत सारे पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट ने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज भी किया है कि आप टाइम लिमिट क्यों बढ़ा रहे हो, जबकि इस कमीशन के द्वारा कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की गई है। नाउ अब जस्टिस रोहिणी कमीशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ बढ़ते हैं, स्टैटिक पार्ट को देखते हुए। ये किस चीज पे बना था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के ऊपर। बहुत सारे कमीशन आते हैं, आपको पता होना चाहिए किस चीज के ऊपर बना हुआ है। 2017 में इसको सेटअप किया गया था, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 340 के तहत। नाउ यू हैव टू टेल मी आर्टिकल 340 क्या है। कमीशन का काम क्या था कि आप ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन इस तरीके से करेंगे ताकि उसके अंदर आने वाले जितने भी क्लासेस हैं सबको इक्वल बेनिफिट मिल सके। रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में तो ये अफर्मेटिव एक्शन है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन में हो सकता है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो उसके लिए हम ये रिजर्वेशन सिस्टम लेके आए थे। चाहे SC ST OBC किसी की भी बात करिए, जो सोशल एंड इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक, उनको पब्लिक सेक्टर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसलिए हम पर्टिकुलर पार्ट लेके आए। इंडिया में बात करते हैं 60% जो सीट है वो रिजर्व है SC ST OBC एंड EWS के लिए, किसमें, गवर्नमेंट जॉब में एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। 3% जो सीट्स हैं वो डिफरेंट जो एबल्ड पर्सनस होते हैं उनके लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी का मेन काम क्या है कि जो SC ST है उनका इंडियन पार्लियामेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी लाई गई है। एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है, इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन होता है। कंपेंसेशन की बात करते हैं तो इनजस्टिस एंड मिस ट्रीटमेंट जो भी इनके साथ होता है उसका कंपेंसेशन उनको मिल जाएगा, जो पहले से देखते चले आ रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग आंदोलन आपने देखे होंगे। इक्वालिटी को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा जरूरी है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज, ये कास्ट को क्या करता है, एनकरेज करता है, क्रिएट करता है ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट, है ना। जब आप लोगों को प्रिविलेज दे रहे हो तो वो ऑलरेडी अगर आप उनको
इंक्लूड करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नाउ डोमिनेंट क्लास की बात करते हैं, क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू बाकी जो क्लास के मेंबर्स होते हैं। मेरिटोक्रेसी को उसमें अपोज किया जाता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलती है बट इन द लॉन्ग टर्म सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है वो नहीं बढ़ पाता है। प्रिविलेज जो है उनको और ज़्यादा प्रिविलेज मिलते चले जाते हैं, एथनिसिटी के बीच में बैरियर, दीवार बनती चली जाती है। सो दीज वर द पॉइंट जो आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एनएमसीजी ऑर्गेनाइजेस 8th edition of webinar series igniting young minds rejuvenating rivers on the theme afforestation। आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करते हैं, उन्होंने 8th edition वेबिनार सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है। किस चीज़ का, इग्नाइटिंग यंग माइंड, जो यंग माइंड है उनको इग्नाइट करना कि हम रिवर्स को रीजुविनेट करें, ठीक, ये एनएमसी ने किया है। थीम क्या रखा गया है, एफॉरेस्टेशन, ठीक। बेसिक हमारा काम क्या था कि यूथ को हम लोग गंगा की रीजुविनेशन के प्रोग्राम से क्या कर सकें, मिला सकें, इंक्लूड कर सकें। नमामि गंगे जो आपका प्रोग्राम है उसका मेन काम क्या है कि हम ऐसे स्टेप्स लें कि हम गंगा को निर्मल बना सकें, यानी पॉल्यूशन हटा सकें, अविरल बना सकें, यानी उसके फ्लो को हम और ज़्यादा मेंटेन कर सकें, एंड एक बेसिन लेवल अप्रोच को हम लेकर चलें। यहाँ पर बेसिकली 161 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया है, सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 83 को हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, ठीक। अब इससे क्या होगा, हमारा जो बेसिक गंगा है उसको हम और ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं। गंगा बेसिक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो आपके लिए गंगा का रूट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर जाके मिलती है। ब्रह्मपुत्र में जब जाके मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एज सच बहुत ईजी टॉपिक है, ज्योग्राफी का पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से स्किप कर दिया, बट आपको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, ये और भी एस्पेक्ट है कि अगर हम गंगा को प्रिजर्व करते हैं तो हम ये सारे काम भी कर सकते हैं। अर्थ गंगा की बात करते हैं तो इसमें जो रिवर पीपल है इसमें कनेक्ट किया जा रहा है, यानी जो ब्रिज है इकोनॉमिक्स का उसको गंगा रिवर के प्रोजेक्ट्स के साथ में क्या किया जा रहा है, बेसिकली लिंक किया जा रहा है। रिवर राफ्टिंग की बात करिए, गंगा वॉक की बात करिए, गंगा रन हर रोज होगा घाट पर योगा, ये सारे प्रोग्राम्स है जिसको बनाया जा रहा है ताकि पीपल को हम कोऑर्डिनेट कर सके गंगा के साथ में। कैच द रेन कैंपेन की बात करते हैं, पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है कि जितना रेन आ रहा है उसको स्टोर करके फिर गंगा में हम लोग छोड़ दें, ठीक। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करते हैं, प्लांटेशन कैरी आउट किया जा रहा है। सेंटर ने 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बेसिकली रखा है ताकि हम 13 जो मेजर रिवर है उनको क्या कर सके, फिर से वापस रिजुविनेट, जो उनका पानी कम हुआ है, पॉल्यूट हो गया, सबको क्या कर सके, शुद्ध कर सके, पानी के फ्लो को बढ़ा सके, ठीक। किस तरीके से, ट्रीज को प्लांट करके, क्योंकि हमने थीम क्या देखिए, एफॉरेस्टेशन है। ये आपकी मेजर रिवर्स आपको देखने को मिल रही है। फंड कौन करता है, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट जो बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का वो। डिटेल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये प्रिपेयर करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर ये भी आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन कहाँ पर है, देहरादून में। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि वो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की तरह काम करेंगी, एंड जो टेक्निकल सपोर्ट होगा वो आपका ICFRE प्रोवाइड करेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका रूट है ये अपर गंगा रीजन है, ये ग्रीन वाला मिडिल गंगा रीजन है, एंड जो पिंक वाला है वो आपका लोअर गंगा रीजन के पास में आता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों के बारे में फीचर्स पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, क्या ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी सिटीज़ है, वो आपको सब पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसके कुछ पिलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सरफेस को क्लीन करके, एफॉरेस्टेशन करके, रिवर फ्रंट बना के, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगा ग्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम गंगा को क्या करने वाले हैं, आपके फिर से क्लीन करेंगे, ठीक। नेशनल मिशन फॉर एनएमसी ने बेसिक इसको क्या किया है, 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था, एंड इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, NMCG। 20,000 का बेसिक आपको प्रोजेक्ट देखने को मिला था। ये कंजर्वेशन करना है, रिजुविनेट करना है। इनिशिएटिव्स क्या थे क्लीन गंगा के लिए, तो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था 1986 में। भुवन गंगा पोर्टल जो आपका इसरो ने बेसिकली क्या किया था, डेवलप करके इसमें डेटा को डाला था। क्लीन गंगा फंड बनाया गया था 2015 में, इसमें NRI एंड जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं उनके द्वारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन किए गए थे। वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, ठीक। दूसरा अचीवमेंट क्या देखने को मिला है, सीवेज ट्रीटमेंट जो कैपेसिटी है 152 सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 46 कंप्लीट हो चुके हैं, 75 चल रहे हैं, 31 क्या हैं अभी टेंडरिंग की स्टेज पे हैं, ठीक। बहुत सारे आपके मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल रहे हैं।
रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, ये नदी है, इसके साइड में ऐसे एरियाज ग्रीन पैचेस फ्लावर वावर लगा के पार्क टाइप में बना दिया जाएगा कि लोग यहाँ पर आएंगे तो उसकी ब्यूटी से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक, रिवर सरफेस क्लीन, सरफेस पे कोई मतलब ये जो लोग आ रहे इतने अच्छे अच्छे जिनके लिए हमने बना दिया वो इसी में लाके कचरा डालेंगे तो उसको साफ करा जाएगा। बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाएगा, जो भी रिवर गंगा डॉल्फिन आपने सुनोगी, बहुत सारी और स्पीशीज है जिनको बचाया जाएगा। एफॉरेस्टेशन प्लांट किए जाएंगे ट्रीज को, ताकि हम क्या कर सकें, पूरी की पूरी जो भी आपकी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो भी आपकी बेसिकली रिवर है जिनके लिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, उसको हम क्या कर सके, प्रिजर्व करें। पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, गंगा थीम सॉन्ग लाया गया, लोगों को बेसिकली कैंपेन के थ्रू, एग्जीबिशन के थ्रू, श्रमदान की, आप भाई कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करिए, खाली अपना आके टाइम दे दीजिए। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को मॉनिटर किया गया, यानी जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं कितना कचरा नदियों में डाल रही हैं उसको मॉनिटर किया गया, उस पर पेनाल्टीज लगाई गई, रेगुलेशन लगाया गया कि भाई इसको ट्रीट करके ही आप डालेंगे। गंगा ग्राम बनाए गए, यानी 5 जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके गंगा के अराउंड जितने भी विलेजेस हैं सबको गंगा ग्राम बनाया गया। ठीक है, कि मेन काम आप ही लोगों को है गंगा को क्लीन रखने का। जीआईएस बेस्ड मैपिंग की गई है, रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल की बात करते हैं तो जो परफॉर्मेंस है एनएमसीजी का वो डेवलप किया गया है एक पीएमटी बेसिस पे। नाउ चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट ऑफ टारगेट्स हैं, यानी 2000 मिलियन लीटर पर डे अगर आप कैपेसिटी है इसमें रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। ठीक, जितना पानी गंदा हो रहा है उससे कम कैपेसिटी इनकी साफ करने के लिए। फ्लो ऑफ जो द रिवर है वो लगातार क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। पहले जो था आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स थे वो आते थे, वो नीचे नीचे जमते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी कम होता चला जा रहा है। नए टॉयलेट बन रहे हैं, नया स्लज आ रहा है। अब जितना ज़्यादा स्लज आ रहा है उतना ज़्यादा आपकी बेसिकली ओपन डिफिकेशन स्कीम अगर हम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, नए टॉयलेट बना रहे हैं, तो जितना भी आपका वेस्ट आएगा सबको ट्रीट करके डालना है, इसके लिए हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। कॉस्ट ओवररन एंड गवर्नेंस ग्लिचेस, क्लीनअप प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये लगातार डिले होते चले जा रहे हैं क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नेंस बहुत खराब है, अगर आप देखेंगे कोई हमने स्कीम बना दी उसका इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं है, या स्कीम्स के लिए फंड नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सो होप सो जितना भी स्टैटिक था, जो भी इसका मेन पार्ट था वो सब हम कवर कर चुके हैं। नाउ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी रिकमेंड 2 साइट, आपकी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने 2 साइट को रिकमेंड किया है नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड है। पहली है संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस, वडोदरा में देखने को मिल रहा है। इन्होंने क्या कहा है कि हैड टेकन रिजॉल्व टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन 1917, कि हम क्या करेंगे, अनटचेबिलिटी को 1917 में जिस तरीके से इन्होंने हटाया था, हटाने की कोशिश की थी, उसके लिए पार्ट है। अ प्लेस इन सतारा महाराष्ट्र जहाँ पर भीमराव अंबेडकर रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन इन प्रतापराव भोसले हाई स्कूल। एक सतारा महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर भीमराव भोसले की, एंड दूसरा जो प्लेस है दैट इज़ अ प्लेस इन सतारा महाराष्ट्र जहाँ पर भीम अम्बेडकर राव जी को प्राइमरी एजुकेशन मिली थी प्रतापराव भोसले हाई स्कूल में। ये जो रिकमेंडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सामने रखे गए। नाउ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की बात कर लेते हैं, जिसने बेसिकली रिकमेंड किया है 2 साइट्स को। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करती है। इनका मेन काम क्या है, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 2010 का, उसके तहत आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है मॉन्यूमेंट्स को, प्रोहिबिट करना एंड रेगुलेट करना है जो भी आपके सेंटर द्वारा प्रोटेक्ट किए गए मॉन्यूमेंट्स हैं उस जगह को, एंड जो परमिशन है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं इन पर्टिकुलर एरियाज पे इसको रेगुलेट करना है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। दोनों साइट के बारे में पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अमित शाह की बात करते हैं तो 30th जो मीटिंग है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जयपुर में, इसको ये चेयर करने वाले हैं। यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे, तो जयपुर में मीटिंग होगी, इसको ये चेयर करेंगे। इसमें चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सीनियर ऑफिसर्स एंड मेंबर स्टेट्स एंड सीनियर ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। यहाँ पर जो कॉमन इंटरेस्ट होता है सिक्योरिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, वाटर पावर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इसको डिस्कस किया जाएगा। जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या है, कोलैबोरेट करना, कोऑर्डिनेट करना। जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, यूनियन है, सबको आपस में कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट करना है। ये क्या डिस्कस करेंगे, अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये कंसल्टेटिव एंड डेलिब्रेटिव बॉडीज होते हैं। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की बात करते हैं तो उन्होंने ये स्टेटूटरी एंटिटीज को एस्टैब्लिश किया था एंड कंट्री को 5 जोन में डिवाइड किया था, नॉर्थ, सेंटर, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में। हर जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो उसमें एक होम मिनिस्टर होता है जो चेयरमैन की तरह काम करता है। सारे स्टेट्स के सीएम होते हैं, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर जोन में आते हैं। 2 अदर मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, जैसे सीएम की बात करते हैं तो वो वाइस चेयरमैन रोटेशन के तौर पे क्या करता है, एक्ट करता है। 1 साल
साल पे एक सीएम होगा, दूसरे साल पे दूसरे जो सीएम होंगे दूसरे स्टेट के वो वाइस चेयरमैन की तरह बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सारी यूटीज के जो उस जोन में पर्टिकुलर आते हैं। नाउ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात करते हैं, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं एंड हेडक्वार्टर क्या क्या है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 13 पीपल किल्ड इन फ्लैश फ्लड हिट एट यात्रा कैंप। 13 पीपल की बात करते हैं, अमरनाथ पिलग्रिम्स की आप बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई फ्लैश फ्लड की वजह से, जिसमें लैंडस्लाइड भी देखने को मिल गया है बलताल बेस कैंप में जो गंदरबाल एरिया है सेंट्रल कश्मीर का। फ्लड क्या है, किसी भी एरिया का एक पर्टिकुलर जो नॉर्मल लिमिट होती है वाटर की उसके बियॉन्ड जब ओवरफ्लो होता है तो उसको हम फ्लड कहते हैं। एंड नॉर्मली ये आपको ड्राई लैंड पे देखने को मिलता है। एनडीआरएफ की रिपोर्ट की बात करते हैं, 40 मिलियन जो हेक्टेयर है यानी इंडिया का जो 10% लैंड मास है वो फ्लड से प्रोन रहता है। हर साल एवरेज 5 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड होता है वो अफेक्ट होता है। 1600 लाइव्स की बात करते हैं वो जाती है। मोर देन 18,000 करोड़ इज इनकर्ड, वो किस चीज़ पे, आपकी इसके अकॉर्डिंग। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की बात करते हैं तो उनके थ्रू आपका ये पूरा का पूरा डेटा गया है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, 1970 से 2004 तक 3 फ्लड आ चुके हैं पर ईयर, हर एवरेज देखते हैं तो 5 से 19 के बीच में ये 11 हो चुका था। 19 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो चुकी थी 2005 तक एंड 2005 में नंबर आपका 55 हो गया। ठीक, 17 एनालिसिस के अकॉर्डिंग 4.48 जो मिलियन पीपल है वो लगभग रिवरीन फ्लड से एक्सपोज है, यानी इतने लोग खतरे में रहते हैं फ्लड के, जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट देखने को मिलता है। अब ये फ्लड आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। स्टैटिक के लिए एनडीआरएफ देखना है, दूसरा फ्लड आपको देखना है। ठीक, ज्योग्राफी का फ्लड एंड एक यूनिट के रूप में एनडीआरएफ आपको देखने हैं। कोस्टल फ्लड होते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आती है, कोस्ट से हाई टाइड आती है तो वो कोस्टल फ्लड होता है। फ्लैश फ्लड की बात करते हैं, ये हिली एरियाज में होता है जहाँ स्पेस बहुत कम होता है। अचानक से हैवी रेनफॉल, ये जो स्नो होता है वो जब गल जाता है, जो फास्ट मूविंग आपका फ्लैश फ्लड होता है वो कार को, पत्थरों को अपने साथ में लेके चला जाता है। रिवर फ्लड आप सब जानते हैं, नदियों का ओवरफ्लो हो जाता है। प्लूवियल फ्लड्स की बात करते हैं, जब रेन वाटर को आपका एरियाज होल्ड नहीं कर जाते तो वो पुडल या पॉन्ड में बन जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो मिट्टी रहती है वो अंदर की तरफ चली जाएगी एंड ये तालाब में या पडल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्बन फ्लड्स की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में जब रेन वाटर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी नहीं रहती तो वहाँ पर जो पानी भरता है, मुंबई वगैरह में जो आपको एरिया दिखता है दैट इज अर्बन फ्लड। ठीक है, सो ये फ्लड के बारे में आपको देखना है, एनडीआरएफ के बारे में। नाउ मेन कॉजेज क्या है, ह्यूमन, मेट्रोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। आपको जो फ्लड डिफाइन करने को आएगा इन केस, ठीक है, फ्लड के बारे में आ रहा है तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं मेन आंसर राइटिंग में। 3 तरीके के होते हैं। ह्यूमन फैक्टर में सिल्टेशन होता है। ठीक, जो सिल्ट होता है, सेडिमेंट्स होता है, वो क्या करते हैं, ये आपका रिवर है, रिवर का ये डेप्थ है, इस डेप्थ में लगातार सिल्टेशन जमा होता चला जाएगा तो ये ऊपर आता जाएगा एंड पानी ओवरफ्लो करेगा तो सिल्टेशन हो जाएगा। एग्रीकल्चर की इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस, ठीक, वाटर मैनेजमेंट उससे प्रॉपर नहीं हो पाता। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं रहेंगे तो उनकी रूट्स वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगी। डैम्स कोलैप्स हो जाना, तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं जो ह्यूमन फैक्टर है जिसकी वजह से फ्लड आता है। सेकंड, मेट्रोलॉजिकल, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। क्लाउड बस्ट हो गया जिसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। साइक्लोन्स की बात करते हैं, लो प्रेशर जोन होते हैं एंड इसकी वजह से भी एक्सट्रीम रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, जैसे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में। ग्लोबल वार्मिंग आप सब जान रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हिमालय जो है वहाँ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से वाटर जो लेवल है बढ़ता चला जा रहा है। फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, ये फ्लड कॉजेस की बात करते हैं, जैसे इनसफिशिएंट ड्रेनेज मैनेजमेंट, यानी जो पानी आ रहा है, जो ड्रेन एरिया हो रहा है, हैवी रेनफॉल की वजह से जो पानी आ रहा है उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कैचमेंट एरिया की बात करते हैं तो जो रेनफॉल आता है फ्लो करके वाटर में जाता है उसका कैचमेंट एरिया बहुत ही कम है। ठीक है, लेक या रिजर्वॉयर की बात करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको फ्लड देखने को मिलता है। नाउ डैमेज क्या क्या देखने को मिलता है फ्लड्स का इंडिया में, ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, ह्यूमन्स का लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेज आपकी बहुत सारी फैलने लगती हैं, ठीक है, जो वाटर के थ्रू भी हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं। वाटर पे वेक्टर बॉन्ड, जैसे पानी भर रहा है तो मच्छर आपके पैदा हो जाएंगे, मलेरिया के चांसेस हो जाएंगे, डेंगू हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं, फ्लड आपके बहुत सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। लाइव स्टॉक्स, ठीक है, बहुत सारे जो आपके जानवर होते हैं, आपने देखा होगा पानी में बहते हुए बेचारे वो भी चले जाते हैं, उनका हैबिटेट खत्म हो जाता है। कम्युनिकेशन लिंक एंड ट्रांसपोर्टेशन पूरा ठप हो जाता है, रेल, ब्रिज, हर जगह पानी बढ़ जाएगा। ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, तो ये डैमेजेस हैं जो आपको फ्लड्स के देखने को मिल रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फ्लड को मैनेज कैसे किया जाता है। बहुत सारे फ्लड को मैनेज करने के लिए आपके तरीके लाए जा रहे हैं।
अटेम्प्ट्स लाए जा रहे हैं ताकि हम फ्लड को मॉडिफाई कर सकें, अटेम्प्ट लाए जा रहे हैं ताकि हम फ्लड को जो डैमेज है उसको ससेप्टिबिलिटी को कम कर सकें, लॉस बर्डन जो कम है उसको कम कर सकें, लॉस को बियर करने ये तरीके हैं कि या तो फ्लड को हम मॉडिफाई करें या तो उससे होने वाले डैमेज को, उससे होने वाले खतरे को, ये सारी चीज़ें तरीके हैं जैसे हम फ्लड को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करते हैं, एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं नदियों के किनारे, डैम्स रिजर्वायर बना सकते हैं, नेचुरल डिटेंशन बेसिन बना सकते हैं, चैनल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ड्रेनेज को इम्प्रूव कर सकते हैं या जो फ्लड वाटर है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल में फ्लड को फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्लड प्लान की जोनिंग कर सकते हैं, फ्लड फाइटिंग कर सकते हैं, प्रूफिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो हम फ्लड मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। नाउ बाकी मेजर्स की बात करते हैं, मैंग्रोव्स को प्लांट कर सकते हैं। मैंग्रोव आपको पता है, अगर आप ओशन कोस्टल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर मैंग्रोव्स क्या करते हैं, फ्लड को बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या करते हैं, रोक के रखते हैं, पानी को बेसिकली कंट्रोल करके रखेंगे। टेक्नोलॉजीज़ को हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि थोड़ा अर्ली वार्निंग सिस्टम हमको मिल सके। चैनलाइज करेंगे, जो आपकी नदियाँ हैं उनके चैनल को हम बेसिकली क्या करेंगे, और ज़्यादा डिवाइड करेंगे। आप इसको कैनाल्स बना सकते हैं जिससे लोगों को पानी भी अच्छे से मिल जाए एंड ओवरफ्लो भी ना देखने को मिले। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करेंगे, सॉइल इरोजन कम होगा एंड अल्टीमेटली आपको फ्लड कम देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको पूरे का पूरा किस में देखने को मिलता है, फ्लड के पार्ट में। जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में कवर करनी, यू हैव टू डू, एल्सवाइज ऑल सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आर्टिफिशियल डाइट फीडिंग डिवाइस फॉर मॉस्किटोज। अब आपका ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ पुदुचेरी में, ठीक है। दूसरा आपके लिए है मॉस्किटोज एंड मॉस्किटोज से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन पर स्टडीज़ की जा रही है, ठीक। इनकी स्टडीज़ करने के लिए अब हम इफेक्टिव तरीके लाए जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इनके लिए आर्टिफिशियल डाइट लाएंगे। क्यों, जो फीमेल मॉस्किटोज रहती हैं उनको या तो एनिमल या ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है, ठीक। एनिमल या ह्यूमन का ब्लड चाहिए होगा ताकि वो अपने एग्स प्रोड्यूस कर सके। अब इनके लिए हम आर्टिफिशियल डाइट लाने के लिए हमने क्या करा, एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। अब हम इनको ब्लड प्रोवाइड नहीं करेंगे, दूसरी आर्टिफिशियल डाइट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ताकि हम इस पर प्रॉपर रिसर्च कर सके। कौन लेके आया, ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, कहाँ पर है वो आपको पता लग गया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है दैट इज ग्लेशियर्स इन द्रास आर रिसीडिंग फास्ट। आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिसीड करते चले जा रहे हैं। डिकेड की बात करते हैं, डिकेडल पेस एट विच ग्लेशियर्स आर रिसीडिंग इन द्रास सीजन, अ की बैटल ग्राउंड इन लद्दाख। 1919 कारगिल वॉर पॉइंट्स टू ग्रिप थ्रेट टू हिमालयन ग्लेशियर्स। आपके 1999 के कारगिल वॉर की बात करते हैं तो आपके लिए पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। फर्स्ट हिस्ट्री से आपका पॉइंट है। दूसरा द्रास रीजन जोग्राफिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो आपका पर्टिकुलर रीजन है ग्लेशियर से वो लगातार रिसीड करता चला जा रहा है। अब इसके लिए बहुत सारी बेसिकली रीजंस दिए गए हैं। LAC की बात करते हैं 2020 की, तो यहाँ पर भी आपको वेहिकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक। तो तीसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज LAC आपको कवर करना है। जर्नल एनवायरमेंट साइंस एंड पॉलिटिशियन रिसर्च में एक बेसिक आपकी स्टडी पब्लिश की गई है जहाँ पर ये किया गया कि जो 77 आपके ग्लेशियर्स हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं 2000 से लेकर 2020 के बीच में, जो द्रास बेसिन है वेस्टर्न हिमालयाज का, ये रिसीड पीछे हटते चले जा रहे हैं, ठीक। इनका जो साइज है उसमें आपको बेसिकली डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो पेस है आपका ग्लेशियर का जो रेंज कर रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, लगातार आपके ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से। अब ये मेल्टिंग क्यों हो रही है, पहला हमने देख लिया ट्रैफिक की वजह से, अब हम और देखते हैं कार्बन कंसंट्रेशन, ठीक। लगातार अगर आप ये देखेंगे कुछ एरियाज ऐसे हैं आपके, ये फिगर्स मैंने आपके लिए छोड़ दिए क्योंकि ज़्यादातर ये मेंस आंसर राइटिंग में ही पूछे जाएंगे, ठीक, कि जितने भी आपका ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, ग्लोबल नेचर है क्लाइमेट चेंज का जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स मेल्टिंग होती चली जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में, ग्लोबल आपका जो वार्मिंग है वो आपके लिए पता है। तीसरा आपका कार्बन कंसंट्रेशन जिसको हम लोग ब्लैक कार्बन कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए इस पर्टिकुलर आपके आर्टिकल से जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ ईजिंग लर्निंग फॉर चिल्ड्रन विद ASD यूजिंग रोबोट्स। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें बच्चों को बेसिकली डील करना, हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, ठीक है। अगर आपने कभी किसी ऑटिज्म बच्चे को देखा होगा तो वो अगर उनकी एज बड़ी भी हो जाती है तो दे एक्ट लाइक चाइल्ड, तो उनको पढ़ाना, उनको डील करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है। इसीलिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट्स को लाया जा रहा है ताकि हम इन चिल्ड्रन को क्या कर सके, एक टाइम पे एक टीचर एक से ज़्यादा बच्चों को संभाल सके। ये जो एरिया ऑफ वर्क है पायलट स्टडीज़ में लगी जा रही है लैब ऑफ चिरंजीव भट्टाचार्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में।
सपोर्ट किसका लिया जा रहा है? जयश्री रमेश का, जो एकेडमी फॉर सीवियर हैंडीकैप्स एंड ऑटिज्म आशा बेंगलुरु के बीसी का अगर आप देखेंगे तो ये वहाँ के एक डॉक्टर बेसिकली डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये असिस्ट करेंगे कि चिल्ड्रन जो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है उनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो वर्क है एंड जो रिजल्ट है वो 2021 में IEEE इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। AI एंड लर्नर्स की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, टॉयज़ की बात करते हैं, इससे हम न्यूरो डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अलग अलग बेसिकली स्टूडेंट्स की बात करते हैं या अलग अलग चिल्ड्रन की बात करते हैं जो अलग अलग बीमारियों से क्या है बेसिकली कहीं ना कहीं गो थ्रू कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, AI को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ किया गया है, कौन इसको लेके आया, इन कोलैबोरेशन विद विच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, क्वाड लीडर्स मोन शिंजो आबे। ठीक, इनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके थे। शिंजो आबे जी की बात करते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके जापान के। ठीक, क्वाड की बात करते हैं, क्वाड ग्रुपिंग जो अभी हम देखते हैं, US की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, किसकी बात करते हैं और कौन सा रह गया, जापान। ठीक, तो ये 4 ऐसे नेशन है जो मिलकर बेसिकली बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही एक अच्छी ग्रुपिंग इन्होंने फॉर्म करी है। इसका अगर आप श्रेय देंगे कि हु फाउंडेड दिस बेसिक, किसका आइडिया था, तो ये शिंजो आबे जी का आइडिया था। ठीक, तो चारों क्वाड मेंबर से मिलकर क्या किया है, इनके लिए मॉड किया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वाड ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट जाती है। एंड दूसरा मैंने आपको कल भी बताया था, शिंजो आबे जी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस। बहुत टाइम से, लगभग 20 साल से अगर आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1994 से 2001 के बीच में आपकी भीमा रिवर के बैंक पे एक साइड है कंडगनाहली, जो आपकी सन्नती साइड है कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर कुछ अटेंशन मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत टाइम से ये साइट जो थी आपकी अनरिकॉग्नाइज थी। अब आपकी ASI ने क्या किया, एक प्लान लेके आए हैं ताकि हम इस साइट को कंजर्व कर सकें। ठीक, ASI के रीजनल डायरेक्टर की बात करते हैं, साउथ के DE महेश्वरी सर्कल जो सुपरिटेंडेंट हैं निखिल दास, वो कैंपिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो 3 टिन शेड में सेम साइट पर रखा गया था, जहाँ पर जो भी आपके रिमेन्स मिले थे वो स्कैटर्ड कर दिए गए थे। कंजर्वेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं, अब इनको लाया जाएगा ताकि इनको ओरिजिनल पोजिशंस पे लाया जाए, बिना किसी ऑर्नामेंटेशन के, बिना किसी, अगर आप देखेंगे किसी रिकंस्ट्रक्शन के। ठीक, आइका प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, फैब्रिकेटेड ब्रिक्स आपको देखने को मिल जाएगी सेम साइज, शेप एंड टेक्सचर की। सन्नती एंड कंगनाहली की बात करते हैं, स्मॉल ऑर्डिनरी विलेज थे जो आपको भीमा डिस्ट्रिक्ट में, भीमा रिवर के बैंक पे देखने को मिलते हैं। 1986 तक जब काली टेम्पल, चंद्र लंबा टेम्पल की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में सनथी में, जब ये क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था, पूरी तरीके से टूट गया था। तो अभी फिर से ये क्या हो चुका है, आपका न्यूज़ में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है। नाउ एंशिएंट एक्सीडेंटल डिस्कवरी की बात करते हैं, जब डेब्रिस को साफ किया जा रहा था तो उन्होंने अशोकन एडिक्ट को यहाँ पर देखा था, जिससे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका विलेजेस है वर्ल्ड मैप पे आ गया। क्यों? अशोका के एडिक्ट्स किसी पर्टिकुलर जगह पे मिले हैं, तो वो जो आपका विलेज हो जाएगा, वो जो साइट हो जाएगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, नए एवेन्यूज़ की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च देखे गए, मौर्यन एम्पायर अशोका के बारे में नई चीज़ें मिली हैं, बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पर आपको नई चीज़ें देखने को मिल गई हैं। ASI एक्सकेवेशंस इसीलिए सन्नती एंड कन्नगनाहली विलेजेस के आसपास और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और एक्सकेवेशंस किए गए। ठीक, जो अवेंडेंट बेल थी इन द आइज ऑफ लोकल विलेजेस, ये मैग्निफिशेंट महास्तूप के रूप में निकल आया। यानी लोगों को लगता था कि एक कोई छोड़ी हुई मतलब कुआं है जिसमें पानी पहले था, अब नहीं है। उसको जब सर्च किया गया तो पता लगा ये क्या है, एक महास्तूपा है। इसको अधोलखा महाचैत्य के नाम से जाना गया, यानी ग्रेटर स्तूपर ऑफ नेदरवर्ड्स। ठीक, इंस्क्रिप्शन में इसको अधोलख महाचैत्य के नाम से जाना जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। आपके अगर बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट से बेसिकली इंपॉर्टेंट है। स्तूपा की बात करते हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स टाइम, अपने समय का सबसे बड़ा स्तूपा माना जा रहा है। स्टोन पोर्ट्रेट देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक लौती सर्वाइविंग इमेज है मौर्य एम्परर की, जहां पर आपको रय अशोका के नाम पे देखने को मिलता है। रय अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके अशोका एडिक्ट के बारे में, आपके बुद्धिज्म के बारे में, अधोलखा महाचैत्य के बारे में, जो आपको कहाँ मिला था, सन्नती एंड कन्नगनाहली के बारे में। इसीलिए विलेज आपका दोबारा क्या हो चुका है, न्यूज़ में आ गया है, दोबारा इन फोकस आ गया है वर्ल्ड के मैप में। एंड नाउ इसके लिए आपके ASI ने क्या किया, 3.5 करोड़ का पूरा काम रखा है कि हम इस साइट को कंजर्व करेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट अगेन क्या हो जाता है, ASI को पढ़ना, अशोका के बारे में पढ़ना, एंड थर्ड बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना। तीनों चीज़ें आपके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी बिकॉज ये न्यूज़ में आई हैं। नाउ
आरबीआई की बात करते हैं तो रिमेन फ्लेक्सिबल वाइल एमिंग टू टेम इन्फ्लेशन। आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन को टेम करते हुए, कम करते हुए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करेगा। इंडियन सेंट्रल बैंक कैलिब्रेट करेगा पॉलिसी को ताकि वो प्रिजर्व कर सके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फोस्टर कर सके एंड इन्फ्लेशन को भी साथ में नीचे जा सके। ये किसने कहा है? आपके गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत ही अनसर्टेन टाइम है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए लगातार हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को असेस कर रहे हैं कि किस तरीके से सेकेंड हाफ में हम अपनी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकें। फिस्कल ईयर की बात करते हैं तो जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, ये एक रेजिलियंस ऑफ द रिकवरी देखने को मिल रहा है कि हम 3 मंथ्स जो हैं जून की, इसमें किसी तरीके का हम रिकवरी देखने को मिलेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये मई में थोड़ा सा मार्जिनल इसमें ईज देखने को मिली है। 8 ईयर हाई आपको 7.79% अप्रैल में देखने को मिला था, बट आरबीआई की टॉलरेंस बैंड कितना है? 2 से 6 पर्टिकुलर परसेंट है ना, ये 4 होता है, 4 में +-2 होता है, यानी 2% से लेके 6% तक आपकी आरबीआई की एक टॉलरेंस लिमिट होती है इन्फ्लेशन की। एंड 5th मंथ में यानी मई में आपका ये इसी लिमिट के अंदर रहा है। आरबीआई की बात करते हैं तो उन्होंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को बढ़ा दिया है, यानी फिस्कल पर्टिकुलर पार्ट में आपके 6.7 से 5.7 जो था उसको बढ़ा के 6.7% कर दिया गया। दास जी की बात करते हैं कि बैंक की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उसके ऊपर ही आपका ये रहने की अनुमान है, यानी जो आपका इन्फ्लेशन है वो थोड़ा इससे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक, बैंक की बात करें तो उन्होंने जो आपकी रेट्स हैं वो 15 बेसिस पॉइंट्स जून में बढ़ा दिए हैं आफ्टर 14 बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन मई में 14 बेसिस पॉइंट था एंड अब आपका 15 बेसिस पॉइंट क्या कर दिया गया, रेस कर दिया गया है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में? आरबीआई के बारे में। आपको सिर्फ एक चीज़ मुझे बतानी है, आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाता है तो वो क्या क्या मेजर्स लेता है, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय आरबीआई इफ द आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। एंड आरबीआई जिस भी तरीके से करेगा वो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। एंड सरकार अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल पॉलिसी। ये डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। सरकार अगर किसी तरीके से आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई अगर करेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको मुझे बताना है आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आज के लिए स्लाइड जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई ट्राइड जितना ज़्यादा कवर हो सकता है, जितना कम टाइम में मैंने कोशिश किया है। अगर आपको लगता है मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है, थोड़ा स्लो करना था, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।